नमस्कार और सभी दर्शकों को दिवाली की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और दीपावली का ये पर्व जारी है। कल भाई दूज का त्योहार है और हम सभी उत्साहित हैं और इन सब खुशियों के बीच खबरों से रूबरू रहना भी जरूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। दिल्ली एनसीआर की हवा में फिर बड़ा प्रदूषण का जहर। कई इलाकों में एक्यूआई इंडेक्स फिर बहुत खराब की कैटेगरी में पहुंचा। आप और बीजेपी का एक दूसरे पर पलटवार। भारत को लेकर फिर से ट्रूडो के बेतुकी बात। निज्जर हत्याकांड को लेकर उठाए सवाल। डिप्लोमेट्स की इम्यूनिटी खत्म करने को बताया वियना कन्वेंशन का उल्लंघन। कमजोर ग्लोबल संकेतों से आज बाजार में मुनाफा वसूली का दिन। फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार गिरावट के साथ हुआ बंद। स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में रही खरीदारी, लेकिन आईटी कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में आज दबाव। छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में प्रधानमंत्री मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां। मुंगेली और महासमुंद में कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस सरकार पर जनता के पैसों की लूट का लगाया आरोप। कल्पना के आधार पर हम किसी को 1000 हाथ वाला बना दें, किसी को 20 हाथ वाला बना दें, किसी को 10 हाथ वाला बना दें, किसी को 4 हाथ वाला बना दें, तो कल्पना होती है। हिंदू देवी देवताओं पर स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और आपत्तिजनक बयान। बोले जब 8, 10, 20 और 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा नहीं हुआ तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी कहां से आई। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन की राजनीति में वापसी। सुनक सरकार में बने विदेश मंत्री गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन बर्खास्त। जेम्स क्वेरी को गृह विभाग की कमान। और सेमीफाइनल में भारत भिड़ेगा न्यूजीलैंड से। वानखेड़े में होगा मुकाबला। इधर कोलकाता में होगा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका का संग्राम। तो ढेर सारी खबरों के बीच सबसे पहले एक हैरान कर देने वाली तस्वीर। जी हां, खतरनाक क्रेज। थिएटर के अंदर आतिशबाजी। महाराष्ट्र में सिनेमा हॉल के अंदर ही जबरदस्त पटाखे फोड़े गए। मालेगांव में सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 को लेकर फैंस में इतना उत्साह था, लेकिन खतरनाक क्रेज यहां दिखाई दिया। महाराष्ट्र की तस्वीर आपके सामने। महाराष्ट्र के मालेगांव में मोहन सिनेमा का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल है। इस वीडियो में फैंस टाइगर 3 को थिएटर में देखते हुए काफी खुश तो लग रहे हैं, लेकिन इसी बीच कुछ फैंस सलमान की फिल्म का जश्न मनाने के लिए हॉल के अंदर ही पटाखे फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हॉल के अंदर चारों तरफ आतिशबाजियां चल रही हैं। हॉल में आप देख सकते हैं 2 हिस्से हैं। नीचे आतिशबाजियां हो रही हैं और ऊपर बालकनी के हिस्से से लोग उसका वीडियो भी बना रहे हैं। ऐसा बहुत अफरा तफरी भी नहीं दिख रही है, लेकिन चिल्लाचोट हो रही है। सलमान खान ने इस वीडियो के बारे में एक्स पर पोस्ट किया है कि ये खतरनाक है, और इंडीड ये खतरनाक है। अपने आप को और दूसरों को खतरे में डाले बिना फिल्म को एंजॉय करें, सुरक्षित रहें। लेकिन ये जो भी घटना है, बताया जा रहा है कि अब पुलिस इसकी जांच कर रही है। चलिए अब बात करेंगे दिल्ली की, जहां सांसों का संकट और विकराल हो चला है। दिल्ली की हवा में दिवाली की रात प्रदूषण का जहर और बढ़ गया। कल तक जो दिल्ली की हवा साफ हो चली थी, दिवाली रात हुई आतिशबाजी और पटाखे जलने से एक बार फिर बेहद खराब की स्थिति में पहुंच गई है। दिल्ली में औसत एक्यूआई इंडेक्स अब 365 के पार चला गया है, जो कि बेहद खराब की श्रेणी में आता है। हमारे संवाददाता रोहन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो रोहन, एन दिवाली से पहले दिल्ली में बारिश हुई, बताया गया कि काफ़ी बेहतर हो गई है हवा की क्वालिटी। और हमने ये भी सुना कि जो दिवाली वाला दिन था वो पिछले 8 सालों में सबसे बेहतर दिन रहा, लेकिन दिवाली की रात मामला फिर बिगड़ गया। जिस वक्त जब हम बात करें तो दिल्ली की हवा बहुत खराब की श्रेणी में आ रही है। जो एयर क्वालिटी है वो 365 है और दिल्ली के कुछ इलाके जैसे कि आनंद विहार, द्वारका, रोहिणी, बवाना, यहाँ पर लगभग 450 के लगभग पहुंचने की स्थिति हो गई है। गुड़गांव में भी 357 एक्यूआई है। कुल मिलाकर आज सुबह जब दिवाली के बाद दिल्ली वाले उठे तो लगभग हर जगह लोगों को सांसों में दिक्कत, आंखों में जलन जैसी समस्या देखने को मिल रही थी। कारण साफ था कि सुप्रीम कोर्ट के बैन के बावजूद लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, जमकर पटाखे जलाए
और उसका असर देखने को मिला, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि रातों रात जो AQI है वो 150 पॉइंट बढ़ जाता है। दिवाली से पहले बारिश हुई थी, AQI थोड़ा अच्छा हो गया था, दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति कम हो गई थी। अचानक से फिर से लगभग सीवियर कंडीशन पे हम पहुंचने वाले हैं और अगर मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन कोई बहुत राहत नहीं मिलने वाली है। प्रदूषण की स्थिति यही रहने वाली है। कारण यह है कि जो हवा का जो बहाव है वो स्टेबल रहने वाला है और प्रदूषण की जो धुंध की चादर है वो फिलहाल बने रहने की उम्मीद है। जी, इधर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज इसको लेकर एक मीटिंग भी बुलाई। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में बीजेपी ने जानबूझकर पटाखे जलाए, साथ ही पड़ोसी राज्यों से भी दिल्ली में पटाखे लाए गए। तो ये सामान्य लोगों का काम नहीं है। आम आदमी ये काम नहीं कर सकता। यूपी की पुलिस है, हरियाणा की पुलिस है और दिल्ली की पुलिस है। 3 पुलिस के मॉनिटरिंग के बीच में एक आम आदमी पटाखों का इतने बड़े पैमाने पर दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई नहीं कर सकता है। ये खास लोगों ने किया है। तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में पुलिस की व्यवस्था है। अगर वो सक्रियता से काम करते तो आज 215 का 220 हो जाता, 225 हो जाता, 100 अंकों की बढ़ोतरी जो रातों रात हुई है, शायद इससे हम बच सकते थे। तो यहाँ पर काफ़ी कश्मकश दिल्ली में, और अब तो उस पर राजनीति भी, जहाँ आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पे आरोप लगाए तो बीजेपी भी आम आदमी पार्टी पे पलटवार कर रही है। लेकिन फिलहाल हम रुख करेंगे चुनावी खबरों का और बात करेंगे 2024 के सेमीफाइनल की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के मुंगेली और महासमुंद में 2 रैलियां की, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जहां सत्ता के लिए एग्रीमेंट्स होते हैं। प्रधानमंत्री ये भी बोले कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ से जा रही है और कांग्रेस समझ गई है कि ये चला चली की बेला है। तो पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कुशासन की समाप्ति का जयघोष हो रहा है। ये जयघोष है पहला चरण कांग्रेस पस्त, दूसरा चरण कांग्रेस अस्त। कांग्रेस सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कांग्रेस के जिन नेताओं ने आपको 5 साल लूटा है, उनकी विदाई का समय आ गया है। 7 तारीख और 17 तारीख मिलकर यहां के कांग्रेस के 30% वाले कक्का का सरकार से जाना पक्का कर रही है। कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य है छत्तीसगढ़ को लूटो, अपनी तिजोरी भरो। जब छत्तीसगढ़ को लूटने वाली कांग्रेस सरकार यहां से जाएगी। और अब बात करते हैं बाजार की, जहां पर आज कमजोर ग्लोबल संकेतों से बाजार में मुनाफा वसूली देखी गई। इसी के साथ बाजार आज लाल निशान पर भी बंद हुआ। सेंसेक्स 326 अंक गिरकर 64,934 पर पहुंचा, तो वहीं निफ्टी 82 अंक गिरकर 19,444 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी मेटल और पावर शेयरों में रही, लेकिन आईटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में आज बिकवाली का दिन रहा। नए निवेशकों को शुरुआत में इंट्राडे ट्रेड से बचना चाहिए, ऐसा कहना है आशीष चौहान का। दिवाली के मौके पर सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में आशीष चौहान नए निवेशकों को बेहतर निवेश की उन्होंने सलाह दी। सर, जैसे कि आपने कहा, भारत में यूथ का पावर है। ये यूथ हमने देखा कोविड के बाद काफ़ी सारे लोगों ने दिलचस्पी दिखाई स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट्स में। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और कोई ऐसे बिहेवियरल चेंज ऑफ पैटर्न जो आपने नोटिस किया हो उनमें?
नहीं, इन वे स्टॉक मार्केट में क्योंकि दाम बहुत तेजी से बढ़ते हैं या घटते हैं और ट्रेडिंग भी आप आसानी से कर सकते हो कोई भी दूसरे एसेट क्लास के सामने, तो स्वाभाविक है कि लोगों को एक लोभ भी होता है कि मैं तुरंत पैसा बना लूं, लेकिन वो सही नहीं है। जो आप एक्सपर्ट नहीं है तो डे ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। सुबह खरीद के शाम को बेचने को निवेश नहीं कहते हैं, और डेरिवेटिव्स में भी आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। टिप्स पे भरोसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम जब मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, कुछ टेलीविज़न खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, तो भी हम बहुत सारा रिसर्च करते हैं। लेकिन जब निवेश करने की बात आती है, कोई टिप्स आ गया जिसको हम जानते भी नहीं है, या कोई किसी ने फ़ोन कर लिया, हम उसके ऊपर ही 1,00,000 2 लाख रुपया लगा देते हैं, तो वो करने की कोई मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। हमें निवेश करना है अगले 5-10 साल के लिए, और हमारे पास समय नहीं है कंपनी के जानने के लिए या इंडस्ट्री को जानने के लिए या इकोनॉमी कैसे चलती है या ग्लोबल इकोनॉमी कैसे चलती है। तो स्वाभाविक है हमें कोई एक्सपर्ट का भी सहारा लेना पड़े। म्यूचुअल फंड के द्वारा भी हम निवेश कर सकते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स के द्वारा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो होते हैं वो उनका एक तरह से बिजनेस ही आपको पूरे वर्ल्ड का स्टडी करके आपको कोई कंपनी के बारे में बताए और आपको पसंद आए तो उसमें आप निवेश कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि हर एक व्यक्ति को, क्योंकि धन आपका है, किसी भी टिप पे भरोसा नहीं करना चाहिए। डेरिवेटिव्स में कतई ट्रेड नहीं करना चाहिए जो आपको उस पर एक्सपर्टीज नहीं है, और रिटेल निवेशक को लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए। और यू शुड नॉट बी इन ग्रीड। आपको क्योंकि हमारा जो मेहनत का धन है बड़ा नहीं तो भी चलेगा, लेकिन जाना तो नहीं चाहिए, और इसी के लिए तुरंत डिसीजन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो भी करते हो सोच समझ के करना। एसबीआई चेयरमैन दिनेश खारा का कहना है कि एसबीआई का प्रदर्शन अच्छा है, इसलिए उसके शेयरों को आगे बाजार से बेहतर वैल्यूएशन मिल सकता है। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से खास बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल एसबीआई एएमसी और एसबीआई कैप्स को लिस्ट कराने की योजना नहीं है। खरा साहब, एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, फिर इतनी शानदार आपकी लोन ग्रोथ डबल डिजिट में, आपकी एनआईआई ग्रोथ शानदार रही है इतनी, आपका ग्रॉस एनपीए जो है वो ऑलमोस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक के लेवल पर आ गया है, नेट एनपीए उस लेवल पर आ गया है, आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी कंसिस्टेंटली 20% पर रही है, तो आपको लगता है कि मार्केट आपके साथ थोड़ा अनचैरिटेबल है, आपको प्राइवेट बैंक का वैल्यूएशन मिलना चाहिए? ये कुछ ऐसे मिथ्स मार्केट में रहते हैं कि पब्लिक सेक्टर एंटिटी है, ये सस्टेनेबल रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन हम लोगों ने पिछले कई क्वार्टर से हमने लगातार बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। मेरा मानना है कि मार्केट इस फैक्ट को रियलाइज करेगी और शायद हम लोगों को, हमारे स्टॉक को रिवार्ड करेगी। वैल्यूएशन होती है उसमें एक सम ऑफ द पार्ट्स में एक आपकी सब्सिडीज का बहुत बड़ा रोल होता है। आपने ऑब्वियसली एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस को लिस्ट कराया हुआ है, एसबीआई कार्ड्स को लिस्ट कराया हुआ है। एसबीआई एएमसी को लेकर क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि मुझे याद है आपने कुछ महीने पहले कहा था कि अभी हम उसको ठंडे बस्ते में रख रहे हैं, लेकिन अभी मार्केट वापस हॉट हुआ है, म्यूचुअल फंड्स में लगातार रिकॉर्ड इनफ्लोज आ रहे हैं, वापस एक बार सेक्टर, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एचडीएफसी एएमसी का स्टॉक में एकदम से करीब 50 या 60% की रैली हुई है बहुत जल्दी 3 महीने में। एक रीलुक का मन हो रहा है क्या उसको मोनेटाइज करने के लिए? देखिए, ऐसा है कि एएमसी में कैपिटल का तो इतना रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, तो ये तो एक्चुअली ये एक इंडस्ट्री ऐसी है जो कि लाइट कैपिटल इंडस्ट्री है, तो इसमें नॉलेज बेस का ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है। तो इसी कारण से हम लोगों ने फिलहाल इसके ऊपर कोई विशेष रूप से हम ध्यान नहीं दे रहे कि इसको हम आईपीओ वगैरह करें, और आने वाले दिनों में देखेंगे अगर कुछ आवश्यकता हुई, कुछ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर, तब देखेंगे। लेकिन अभी तो इसका नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह है कि इनकी स्कीम्स अच्छा परफॉर्म करें, जिसके ऊपर कि हमारा पूरा ध्यान है। ब्रिटेन, और ये जो पूरा इंटरव्यू है आज शाम 7 बजे आप देख सकते हैं सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। दिनेश कुमार खारा से रूबरू होंगे जो कि एसबीआई चेयरमैन हैं, सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल। और अब खबर ब्रिटेन से, जहां सुनक सरकार में एक बड़ा और चौंकाने वाला फेरबदल हुआ है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन की ब्रिटेन सरकार में फिर से वापसी हुई है। डेविड कैमरन को ब्रिटेन का विदेश मंत्री बनाया गया है। कैमरन अब तक विदेश मंत्री रहे जेम्स क्लेवरली की जगह लेंगे। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने गृह मंत्री सुएला ब्रेबरमैन को बर्खास्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि सुनक ने यह फैसला ब्रेबरमैन द्वारा फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनकारियों के प्रति पुलिस की रणनीति की आलोचना के बाद लिया है। ब्रेबरमैन की छुट्टी के बाद क्लेवरली को गृह मंत्रालय की नई जिम्मेदारी दी गई है।
अपने विदेश दौरे पर दिवाली के दिन विदेश मंत्री जयशंकर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी से मुलाकात की। लंदन के 10 डाउनिंग स्ट्रीट में ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति से जयशंकर ने मुलाकात की। जयशंकर ने सुनक को पीएम की तरफ से शुभकामनाएं भी दी। इसके अलावा जयशंकर ने ब्रिटिश पीएम सुनक को भगवान गणेश की मूर्ति और क्रिकेटर विराट कोहली के साइन वाला क्रिकेट बैट तोहफे में दिया। जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि दिवाली के दिन प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात करके खुशी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं उन्हें दी। पीएम सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति को भव्य आतिथ्य के लिए धन्यवाद। वहीं दिवाली पर भगवान राम की नगरी अयोध्या को 22 लाख दियों से रोशन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में हुए इस दीपोत्सव को अद्भुत, अलौकिक और अविस्मरणीय बताया। उन्होंने दीपोत्सव की कुछ खूबसूरत तस्वीरों को भी शेयर किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों की दिवाली की बधाई भी सबको दी और कहा कि मेरी कामना है कि भगवान श्री राम समस्त देशवासियों का कल्याण करें, वह मेरे सभी परिवारजनों का प्रेरणा शक्ति बने। अयोध्या ने अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। अयोध्या में दिवाली पर 22,23,000 दियों को रोशन किया गया। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप की। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने अपना 100% रिकॉर्ड बरकरार रखते हुए लीग स्टेज के आखिरी मैच में भी शानदार जीत दर्ज कर ली। बंगलुरु में टीम इंडिया ने नीदरलैंड्स को 160 रनों से हरा दिया और लगातार 9वीं जीत हासिल की है। टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवरों में 410 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। टीम के लिए श्रेयस अय्यर ने 128 और केएल राहुल ने 102 रनों की नाबाद पारी खेली। इसके बाद मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लेकर पूरी टीम को वापस पवेलियन भेज दिया। इसके अलावा विराट कोहली और रोहित शर्मा ने भी नीदरलैंड्स के एक विकेट्स लिए और फैंस की दिवाली को खास बना दिया। इस मैच में एक खास बात यह भी रही कि कल सभी खिलाड़ियों ने बॉलिंग में अपना हाथ आजमाया। अब टीम इंडिया बुधवार को पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से भिड़ेगी। ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल 16 नवंबर को साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा, जो कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। वहीं 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाना है। तो वर्ल्ड कप में भारत का दमदार प्रदर्शन जारी है और भारतीय की इस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर नजर अब और तगड़ी हो गई है। तो भारत की शानदार विजय यात्रा क्या फाइनल तक जाएगी और भारतीय टीम ट्रॉफी उठाएगी? आज करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर। उम्मीदों का वर्ल्ड कप, हमारी खास पेशकश, जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। मिशन स्वच्छता और पानी की खास पेशकश में आज हम आपको अलवर में रहने वाली पद्मश्री उषा चौमार की प्रेरणादायक कहानी दिखा रहे हैं। एक समय हाथ से मैला ढोने वाली सफाई कर्मचारी उषा आज सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस संगठन की अध्यक्ष हैं और कई स्वच्छता कार्यकर्ताओं के लिए एक मार्गदर्शक और प्रेरणा की स्रोत भी। मेरा नाम उषा चौमार है। मैं अलवर राजस्थान में रहती हूँ। मैं नई दिशा में काम करती हूँ, सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस। देखिए, बचपन की बात करते हैं तो पढ़ाई का मुझे बहुत शौक था, तो लेकिन पढ़ाई भी इसलिए ज़्यादा नहीं कर पाते हम लोग पहले, क्योंकि छुआछूत बहुत ज़्यादा थी। पढ़ाई मतलब मुझे फिर थोड़ा सा छोड़ना पड़ गया, तो मम्मी के साथ जाने लगी वही मेला ढोने का। जब पहली बार मम्मी के साथ गई थी तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, गंदा लग रहा था। मैं कह रही यार मम्मी ये काम कर रही हो तुम, तो वो मेरी मम्मी कहने लगी और क्या महारानी बनेगी क्या, यही काम करेगी, इसको सीख ले अच्छे से, क्योंकि ससुराल में जाएगी तो तुझे ये काम करने को मिलेगा मेला ढोने का। तो उसी भावना के साथ मैंने वो काम किया था। तो पता नहीं हम लोगों का किस तरह से भाग्य बदला और डॉक्टर पाठक जी यहाँ पर आए 2003 में। नई दिशा के नाम से एक संस्था खोली जहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले साफ सफाई के बारे में सिखाया, फिर हम लोगों को सबको पढ़ना लिखाना सिखाया। फिर जब हम लोग सामान बनाने लगे, अचार, पापड़, जबे, कॉटन की बत्तियाँ, जूट बैग, पार्लर, सिलाई, ये हम लोग सब काम करने लगे। तो हमने साहब से कहा कि सर यहाँ तो छुआछूत और भेदभाव बहुत ज़्यादा, तुम्हारा सामान कैसे खरीदेंगे वो लोग और कैसे खाएंगे? तो डॉक्टर पाठक जी ने कहा तुम सामान बनाओ, सामान तुम्हारा मैं खरीदूंगा और सुलभ खरीदेगा।
तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कहीं हमको समाज के मुख्य धारा से डॉक्टर पाठक जी ने जोड़ दिया कि छुआछूत की जिंदगी से हम लोग निकल गए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर खबरें लगातार जारी हैं और आपके मनपसंद कार्यक्रम भी आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ताज़ा और अपडेटेड खबरें ले सकते हैं, बस एक क्लिक पर। नमस्कार।